पहले वाले में देखो भाई जरा उसमें ना जो स्टेटमेंट है ऊपर के 2 लाइनें मत पढ़िए, वो तो हिस्ट्री है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। उसके आगे देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सच अ गैस विथ अ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, मतलब किसी गैस के बारे में बात किया गया है। मिल गया तुम लोग को? असाइनमेंट पे क्वेश्चन नहीं मिला? मिल गया। यस मिल गया सर। तो बाकी आप रीड करो। इसमें स्मॉल यू के बारे में लिखा हुआ है उसमें कि स्मॉल यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और स्मॉल यू के बारे में लिखा है इन्होंने, एक एक्सप्रेशन दे रखा है बीटा इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लैंग्वेज के चक्कर में फंस जाओगे तो बेकार है। लैंग्वेज अभी सब छोड़ दीजिए, वो जो कह रहे हैं बस उसके ऊपर जाओ। अल्टीमेटली करना क्या है आपको? ऑप्शन ए में यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर dq इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर एंड अदर रिलेटेड क्वांटिटीज। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है इसमें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म देते हो तो वो कुछ ऐसा होता है, dq इज द dw वर्क डन एंड प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी du। और हमें इसमें अपने तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो फॉर्मूला याद है उससे कोई मतलब नहीं है, वो जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसा करिए। इन्होंने इंटरनल एनर्जी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखा है स्मॉल यू बीटा इंटू टी टू द पावर 4, बट ये स्मॉल यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ऊपर लाइन लिखी गई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी को बीटा टी टू द पावर 4 एंड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें इसको, बिकॉज ये पर यूनिट वॉल्यूम था, तो टोटल करने के लिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। और वर्क डन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर P इंटू dV। क्लियर है? स्टेप बोलो। यस सर। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज परेशान करता है। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन टफ है, बट टफ ऑफ कुछ नहीं है। और प्रेशर P को रिप्लेस करो स्मॉल u बाई 3 से। प्रेशर P को u अपॉन 3, तो स्मॉल u बाई 3 मतलब कि बीटा टू, ये चीज स्मॉल u की जगह रख सकते हैं बीटा टी टू द पावर 4 अपॉन 3 इंटू dV। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन है, तो इट इज बीटा v 4t क्यूब dt प्लस बीटा टी टू द पावर 4 dV। चेक करना सही है, डिफरेंशिएशन सही किया है। अच्छा सही तो किया यार। यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो यही इसका आंसर है एक्चुअली। ठीक है, इतना ही आंसर है इसमें। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि इमेजिन द यूनिवर्स टू बी परफेक्टली स्फेरिकल एडियाबैटिक एंक्लोजर ऑफ रेडियस r। क्वेश्चन पढ़ लो फिर बताएं इसको। क्वेश्चन पूरा रीड कर लो। पढ़ लेना तो बता देना, थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। यस सर। अब
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ही देखो ज्यादातर क्वेश्चन में हिंट होती है, इसमें कह रहे हैं एडियाबैटिक एनक्लोजर ऑफ रेडियस आर। तो एडियाबैटिक एनक्लोजर का मतलब DQ0, एडियाबैटिक है तो उसका मतलब उसमें DQ का टर्म 0। अब यहाँ पर DQ को 0 कर दीजिए, यहाँ से DQ 0 करेंगे, मतलब बिकॉज यही DQ है तो इसको 0 करके एक डिफरेंशियल रिलेशन आएगा DV और DT के बीच में। देखो कितना बनता है उसको करके यार, अगर DQ को 0 कर लेते हैं मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो DV DT टेम्परेचर और वॉल्यूम इन सब में एक डिफरेंशियल रिलेशन आएगी। जरा देखें क्या आता है वो रिलेशन। कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो इसको? Yes, sir. Yes, sir. सर 3 minus 3 dt by t equal to dv by v। हाँ, हाँ ऐसा कुछ आ रहा होगा। और उसमें एक काम और करना है, जो वॉल्यूम है बिकॉज स्फीयर मानेंगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा, तो डीवी की जो वैल्यू बनेगी वो 4 पाई r स्क्वायर dr बनेगी। तो ये भी जरा वहां पर रिप्लेस करके देख लो, मतलब dq को 0 करके dv और dt का रिलेशन आएगा, उसके अंदर dv को रिप्लेस कर लो, dv को 4 पाई r स्क्वायर dr कर लो, और कैपिटल V जो वॉल्यूम है उसको रिप्लेस कर दीजिए 4/3 पाई r क्यूब से। अब R और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन आएगा। यस सर। यस सर, आ गया। क्या आ रहा है वो रिलेशन? सर माइनस 4 बाई आर क्यूब डी टी इक्वल टू टी डी वी। नहीं तो DV में रिप्लेस करो ना, DV में रिप्लेस करिए। सर माइनस dr by r equal to minus dt by t। ये अब सही बोला किसी ने कि dr बाय, सचिन बोला था कि dr बाय r इक्वल्स टू माइनस dt बाय t, ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना चालू कर दें इसमें, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इससे r इंटू टी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी? नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों तरफ। यस सर। ठीक है, बाकी लोग को बताओ। भाई सर dr के साइड में 4 क्या आएगा? 4 नहीं आएगा। आंसर ये सही है, आना यही चाहिए था, इसीलिए मैंने वर्किंग तुम लोगों पे छोड़ी हुई है। बोलो ये ठीक है, स्मॉल r इंटू टी बराबर Yes, sir. कांस्टेंट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक है, अब उन्होंने बी पार्ट में ना एक वो दे रखा है, एक और रिलेशन बी पार्ट में दे रखा है, dr बाई dt मतलब रेडियस के लिए इज अल्फा इंटू r। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, स्मॉल r को नीचे ले गए, dt को इधर ले गए, है ना, तो इससे आपका एक रिलेशन आएगा r इक्वल्स टू r नॉट e टू द पावर अल्फा t। यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। अब टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए ना आपको, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो ये लगाओ स्मॉल r इंटू टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब स्मॉल r यहाँ पर पुट कर दो, तो r नॉट e टू द पावर अल्फा t इंटू टी नॉट, स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो ये स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू, अगर ये कांस्टेंट है तो ये इनिशियल r नॉट इंटू इनिशियल t नॉट होना चाहिए। मतलब यहां से लिख सकते हैं r इंटू टी बराबर r नॉट टी नॉट, और r की वैल्यू रिप्लेस कर दी है यहाँ से, तो ये कैंसिल होकर के अल्टीमेटली टेम्परेचर आ जाएगा T नॉट e टू द पावर माइनस
अल्फा टी। अब ये क्वेश्चन ना मतलब ऐसे अगर आप सोचोगे कि कौन से टॉपिक का है तो टॉपिक उसमें कोई नहीं, मतलब ये एक तरीके से पैराग्राफ टाइप की चीज है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप की चीज है। ऐसे में इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती है, जैसा क्वेश्चन के लैंग्वेज कह रहे हैं आप सिर्फ उसको फॉलो करके वो स्टेप करते चले जाओ, आंसर आते जाएंगे। अगर ये सोचोगे कि हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, हम लोगों ने तो आज तक ये सब चीजें पढ़ी ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की। ठीक है, वो भैया जो 4 आ रहा था वो हटा के नहीं हटा तुम्हारा? 4 जो आंसर में आ रहा था यस सर। हट गया? हाँ सर। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेगा, मतलब क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन किया है ऑप्टिक्स में। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो और हम इसको डायग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा यार ना कि सोल्यूशन बताने से पहले आप हमेशा मेथड बताएं। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट करोगे तो फायदा होगा, हमेशा फायदा होता है उसका, इंटरेक्शन का। तो सेम ही डायग्राम है इसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर है और ये कुछ 2 डायमेंशन की पिक्चर बनाई है। अगर किसी ने आर्काइव लगाई होगी ना तो उसमें मतलब कि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो उनको याद आ जाएगा, ये क्वेश्चन वहां भी है। क्या करेंगे पहले पार्ट के लिए? देखो बच्चा लोग थोड़ा सा डिस्कस करो, वरना कोई फायदा नहीं, मैं फिर बोलूंगा क्या मतलब है। क्या करवाना है इस कंडीशन में? क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या करना है मुझे, मतलब क्या कंडीशन दी गई है उसमें? सर एटलीस्ट 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए सर। सर तो उसके लिए जो म्यू होता है सर वो 1/sin थीटा कर देंगे। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ पर आप एक सिंगल रे तो भेज नहीं रहे हो, आप एक बीम भेज रहे हो ना यहाँ पर। यस सर। तो क्या किसी स्पेसिफिक रे की बात कर रहे हैं या पूरे पूरे बीम की बात हो रही है? सर वो एनी लाइट रे पूछ रहा है। तो एनी का मतलब ये वाली रे भी, बाकी लोग ये वाली रे भी, ये वाली रे भी, मतलब ये जितनी भी रे आप डाल रहे हो ये सारी की सारी रे कम से कम एक बार रिफ्लेक्ट हो, कम से कम एक बार। यस सर। तो ऐसे केसेस में आप क्रिटिकल कंडीशन पे जाइए, लिमिटिंग रेज बनाइए। लिमिटिंग रेज कौन सी है? एक जो बिल्कुल बी वाले साइड से जाएगी, जो रे बिल्कुल बी के नियरेस्ट होगी, एकदम बी को टच करते हुए जाएगी। एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और एक दूसरी लिमिटिंग रे जो ए से टच करके जाएगी। बिकॉज अगर इन दोनों का रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इनके बीच की बाकी सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो रे कॉर्नर बी को टच करके जा रही है उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर सी से पास होगा और उसके साथ उसका अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बी होगा,
और जो रे कॉर्नर ए से जस्ट राइट साइड पर होगी, कॉर्नर ए के जस्ट राइट साइड पर, उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब नॉर्मल लाइन बनाई जाएगी, कॉर्नर ए के जस्ट राइट वाली रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब आप नॉर्मल लाइन बनाओगे तो ऑलमोस्ट उस नॉर्मल के साथ इस रे का 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, लगभग 90 डिग्री। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी रे का बन रहा होगा इस केस में, इस पूरे बीम के अंदर कौन सी वो रे है जिसका सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है? सर बी वाली। बी वाली। ठीक, तो अगर ये जो सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये चीज क्रिटिकल से ज्यादा है, लीस्ट पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बाकी सारी रेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होंगे। सबसे sir. कम एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ इस रे का है, तो अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है तो बाकी सभी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल होगा और वो सभी के सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल चाहिए सबके लिए। सो हमारा सीधा सा कंसेप्ट लग जाएगा कि जो थीटा बी है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे बी, इट शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। दैट मींस कि साइन ऑफ थीटा बी is more than 1 upon a refractive index, sin, because sin of critical angle is 1 by refractive index, और sin of theta b ट्रायंगल से निकल जाएगा, वो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये r है और ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ये एक्चुअली r प्लस d होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये डिस्टेंस r प्लस d है। सो r अपॉन r प्लस d मोर देन 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो r by d का रेशियो क्या पड़ता है। बताइए r by d की मिनिमम वैल्यू क्या बनती है इसके हिसाब से? सर 2। सर 2। सो कंसेप्ट पे ध्यान देना, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एडवांस के लिए फायदा होगा, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, यहाँ तक का क्वेश्चन तो मेंस में पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, r by d की इस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, मतलब r by d को 2 लेकर के, वो बी पार्ट में लिखा हुआ है कि जो r by d हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, इसको लेकर के अब इस पूरे सेटअप को हमने एक लिक्विड में डाल दिया। अभी ये सेटअप एयर में था, अभी ये सेटअप पूरा लिक्विड में चला गया, पूरा सेटअप लिक्विड में। तो जो लाइट बीम आप भेजोगे इसमें, अब इसमें से कुछ लाइट बीम रिफ्रैक्ट कर जाएगी और कुछ लाइट बीम्स रिफ्लेक्ट होंगी, और वो फ्रैक्शन ही पूछा हुआ कि जो हम लाइट बीम यहां पर भेजेंगे उसमें कितना फ्रैक्शन ऐसा होगा जो कि अंदर रिफ्लेक्ट होगा, या फिर कितना फ्रैक्शन ऐसा होगा जो कि बाहर रिफ्रैक्ट होगा। अब ये बताओ कि अभी तो ये पूरा सेटअप एयर में है, मतलब सराउंडिंग एयर है, अभी लिक्विड में जाने पर क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर कम होगा। सर और भी कम हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल लिक्विड में जाने पर कम हो जाएगा, राइट? तो अगर क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, अगर लिक्विड में जाने पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रिड्यूस करेगी, फिर तो ये आराम से रिफ्लेक्ट होंगे। अगर ये एयर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, फिर तो लिक्विड में भी करेंगे। यस सर। भाई क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो जब आप क्रिटिकल एंगल एयर में कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल लिक्विड में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा।
बिकॉज यहाँ पर तो हमेशा 1.5 रहेगा बिकॉज डेंसर मीडियम ग्लास है। यहाँ पर एयर के केस में 1 और लिक्विड के केस में 1.33, किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा हुआ बताओ? सर वाटर के केस में ज्यादा हो जाएगा सर, Liquid के केस इसीलिए सर। हाँ। तो अभी अच्छा, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लिमिटिंग केस, मतलब कि r बाई डी को 2 ले रहे हो। r बाई डी को लिमिटिंग केस में 2 लेने का मतलब ये हुआ, अगर हम ये वैल्यू लेके चल रहे थे, इसका मतलब जो b वाली रे है उसका एंगल ऑलमोस्ट एयर के क्रिटिकल एंगल के बराबर है। आप लोवेस्ट वैल्यू लेके चल रहे हो 2, तो लोवेस्ट वैल्यू 2 लेने का मतलब ये हुआ कि जो रे बी वाले पॉइंट से जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास और एयर के लिए, ग्लास एयर कॉम्बिनेशन के क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर। सर ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी बताओ। सर ऐसे ए और बी के बीच की कोई रे ले ले और सर सी से वो r प्लस एक्स डिस्टेंस पे ले ले और सर फिर उसे क्रिटिकल एंगल से इक्वेट कर दे और उससे x की वैल्यू आ गई सर r/3, उससे फ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही करेंगे। हाँ बट उस पॉइंट को उसी को समझा रहे हैं एक्चुअली, मतलब होगा क्या लिक्विड, देखो हम इसको 2-3 तरीके से करना चाह रहे हैं, एक सब्जेक्टिवली और एक ऑब्जेक्टिवली भी। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, मतलब मैं कैलकुलेशन पार्ट विड्रॉ कर देता हूँ इसमें से और क्वेश्चन ये कर देता हूँ कि द सेटअप इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। नाउ द रे पासिंग थ्रू बी विल बी रिफ्रैक्टेड और विल बी रिफ्लेक्टेड। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है मेरा। सब्जेक्टिव हटा दीजिए इसमें से, एडवांस पे हटा दीजिए, सीधा सा क्वेश्चन कि अभी जो रे बी से जा रही थी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था उसका। जब इसको लिक्विड में डालेंगे तो अब उसका रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि r बाई डी को जब 2 लेके चल रहे हो तो इसका मतलब ये जो थीटा बी है ये ग्लास एयर के क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर है, और जैसे ही बाहर लिक्विड आएगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास और लिक्विड के क्रिटिकल एंगल से छोटा है। ग्लास एयर के क्रिटिकल एंगल के बराबर है लेकिन ग्लास लिक्विड के क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, जिसका मतलब ये लिक्विड में आने पर आउटसाइड जैसे ही लिक्विड करोगे आप, बी वाली रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास और लिक्विड कॉम्बिनेशन के क्रिटिकल एंगल से लेस हो गया। तो इसमें करना क्या होगा ना, आपको एक जनरलाइज रे लेनी पड़ेगी, एक जनरल रे लेनी पड़ेगी जो बी से कुछ एक्स डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे जाकर के कोई ऐसी रे लेनी पड़ेगी जिस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, जिस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एक्स मान रहे हैं इसको, थीटा एक्स मतलब बी वाले से एक्स डिस्टेंस पे जो रे है थीटा एक्स, वो थीटा एक्स की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है फॉर द ग्लास एंड लिक्विड कॉम्बिनेशन, ग्लास लिक्विड कॉम्बिनेशन के क्रिटिकल एंगल के बराबर। साइन ऑफ थीटा एक्स, साइन ऑफ थीटा एक्स हम इसे ट्रायंगल से निकालेंगे, ये r है और फर्दर x डिस्टेंस और ले रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि टोटल डिस्टेंस r प्लस एक्स हो गया, तो साइन ऑफ थीटा एक्स बराबर r प्लस एक्स अपॉन हाइपोटेनस जो बनेगा वो r प्लस डी होगा और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड लिक्विड, तो वो इस फॉर्मूले के हिसाब से 1.33 यानी कि 4/3 अपॉन 3/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी d के फॉर्म में, r इक्वल टू 2d रख देना, r इक्वल टू 2d, r इक्वल टू 2d, r इक्वल टू 2d और x और d के बीच रिलेशन आएगा। देखो क्या रिलेशन आ रहा है, x 2d/3, 2d/3। यस सर 2d/3।
तो अब क्या मतलब हुआ, ये 2D/3 है, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट बी से 2D/3 डिस्टेंस के अंदर जितनी रे आएंगी वो सब ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये रिफ्रैक्ट होंगी या रिफ्लेक्ट होंगी? सर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, ये रिफ्रैक्ट होंगी, तो 2D/3 का पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा और D/3 का पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। मतलब रिफ्लेक्शन का जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो 1/3 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में बताओ तरीका क्या करना चाहिए इसमें। स्फीयर में एक बहुत छोटा सा होल है और उस छोटे से होल के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? इस छोटे से होल के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सर इनसाइड तो 0 होना चाहिए सर। छोटा सा होल है यहाँ पर, क्लोज नहीं है, यहाँ खुला हुआ है, छोटा सा होल है यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़ तो लो, थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो तो यूनिफॉर्मली चार्ज है थिन स्फेरिकल सेल ऑफ, मतलब हॉलो स्फीयर है पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ क्यू से, रेडियस आर, सेंटर एट ओरिजिन, सर्कुलर होल किसी भी एक साइड मान सकते हो यहाँ पर, छोटा सा स्मॉलर रेडियस का, और वो रेडियस बहुत छोटी है एज कंपेयर टू स्फीयर रेडियस। ऐसे कर सकते सर, स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज मान ले पूरा और होल को नेगेटिव चार्ज मान ले, तो प्लेन रिंग डिस्क टाइप, और फिर हाँ सर ठीक है, फिर स्फीयर का चार्ज सेंटर पे रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्क के लिए और उसकी। अच्छा कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और यही इनफैक्ट करेंगे भी यही काम। जो कैविटीज वाली प्रॉब्लम्स होती है या जहां पर होल वाले प्रॉब्लम्स है वहां पर यही काम करते हो कि जहां पर सर्कुलर होल है वहां पर हम अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मानेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी, सरफेस डेंसिटी, मतलब इस स्फीयर के लिए जो सिग्मा आ रहा है उस सिग्मा की वैल्यू बनेगी Q डिवाइडेड बाई 4πε0, 4πr², सॉरी Q/4πr² सिग्मा की वैल्यू। जिस डेंसिटी का चार्ज स्फीयर के ऊपर है उसी डेंसिटी का आप चार्ज होल पर मान लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। मतलब अगर हमारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है सिग्मा डेंसिटी का, तो हम ये मानेंगे कि ये जो सर्कुलर होल है इस पर उतनी ही डेंसिटी का प्लस सिग्मा चार्ज भी है और उतनी ही डेंसिटी का माइनस सिग्मा चार्ज भी है, प्लस माइनस सिग्मा दोनों होल पे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं।
जो जस्ट आउटसाइड पॉइंट है उसको ए नाम दे रहे हैं, जस्ट इनसाइड वाले को बी नाम दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लस सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस सिग्मा। नाउ प्लस सिग्मा चार्ज कहां पर है, तो प्लस सिग्मा चार्ज इस होल पर भी है और प्लस सिग्मा चार्ज बचे हुए स्फीयर पर भी है, यानी कि प्लस सिग्मा एक तरीके से कंप्लीट स्फीयर पे, प्लस सिग्मा एक तरीके से कंप्लीट स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है, और माइनस सिग्मा सिर्फ सर्कुलर होल पर होगा, यानी कि वो एक डिस्क को इंडिकेट कर रहा है। माइनस सिग्मा एक डिस्क पे है और प्लस सिग्मा एक पूरे स्फीयर पे। और किसी कंप्लीट स्फीयर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, और एक डिस्क के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। देखो डिस्क को इनफाइनाइट सरफेस मानना पड़ेगा, उसमें एक और कंडीशन लगाई गई है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डेल्टा डिस्टेंस, वो डेल्टा नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, मतलब कि इस सर्कुलर होल के काफी क्लोज है। ऐसे में सर्कुलर होल जिसको डिस्क मानेंगे उसका साइज काफी बड़ा होगा, इनफाइनाइट डिस्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पर, और स्फीयर के जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होता है। प्लस सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, लेकिन जो माइनस सिग्मा चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। तो अपोजिट डायरेक्शंस होने की वजह से इनके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे एंड टोटल वैल्यू बन जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट बी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी सेम कंसेप्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बाय द प्लस सिग्मा चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बाय माइनस सिग्मा चार्ज। फिर से प्लस सिग्मा का मतलब स्फीयर है और माइनस सिग्मा का मतलब डिस्क है, और बी वाला पॉइंट स्फीयर के अंदर है, होलो स्फीयर के अंदर, तो प्लस सिग्मा मतलब स्फीयर, बी पॉइंट स्फीयर के अंदर, और होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, माइनस सिग्मा डिस्क हो गया, और डिस्क के जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एंड डायरेक्शन बिकॉज नेगेटिव डिस्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऊपर की तरफ। तो दोनों पर सेम आंसर आएंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। क्वेश्चन 4 पढ़े जाए, क्वेश्चन नंबर 4। और क्विक रिस्पांस देना पड़ेगा, ये मैं सोचूं कि आपको टाइम ज्यादा दिया जाएगा। टेस्ट में बैठते हो तब भी यही होता है, आपको अचानक से क्वेश्चन सामने आएगा, दिमाग काम कर रहा तो करेगा, एडवांस नोटिस दे करके क्वेश्चन नहीं आते, कल मैं आऊंगा, तैयार रहना। मतलब जितने लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो और लग रहा है कि हम टेस्ट पेपर में अच्छा कर लेंगे, तो भूल जाओ, टेस्ट पेपर में भी नहीं होगा कुछ।
इसमें ऐसे करके इनक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे गए ए और बी, मतलब यहाँ पर एक ए ब्लॉक है और उसके बाद एक बी ब्लॉक, दोनों इस इनक्लाइंड प्लेन पर है, ए वाला ऊपर है और बीच में इनके डिस्टेंस है डी का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर भी म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू बी, और म्यू बी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब बी के नीचे ज्यादा फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है। सर T1 is equals to under root 2d sec theta upon mu a minus mu b। प्रोसेस क्या है? सर दोनों के एक्सेलरेशन निकाले और सर रिलेटिव एक्सेलरेशन के थ्रू डिस्टेंस कवर करा दिया T1 टाइम में। T is equals to half a T1 square। जहाँ पे कोलिजन होगा इनका ना? यस सर। ओके ठीक है ठीक है, आगे का पार्ट तब तक ट्राई करते रहो, बाकी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहली बात, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि tan थीटा की वैल्यू दोनों के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसका सिग्निफिकेंस कोई, इसकी कोई रेलेवेंस है इस क्वेश्चन कि tan थीटा म्यू से बड़ा है तो? दोनों स्लाइड करेंगे, दोनों स्लाइड करेंगे, बिकॉज tan थीटा म्यू से कम होने पर एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट लगता है, ये ब्लॉक आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो tan थीटा म्यू से ज्यादा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि दोनों ब्लॉक्स मोशन करेंगे। क्वेश्चन में ट्विस्ट ला सकते हो, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो सकता है कि मैं tan थीटा की वैल्यू किसी एक के म्यू से ज्यादा रखूं और एक के म्यू से कम कर दूं, तो मतलब वहां पर क्या हो जाएगा कि एक ब्लॉक चलेगा दूसरा ब्लॉक नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में दोनों चलेंगे, तो ये थोड़े से ऑब्जर्वेशनल पार्ट है, मतलब हम लोग क्या करते हैं या एग्जाम वाले क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई किया करते हैं। अब क्योंकि इस केस में दोनों ही चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी ए, और ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। और बेसिक न्यूटन लॉ है यार, अगर मैं ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो उसमें इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg sin थीटा का फोर्स आएगा, लेकिन इनक्लाइंड प्लेन के अपोजिट यानी मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन की फोर्स आएगी, जो कि म्यू ए नॉर्मल mg cos थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल सकते हो, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल सकते हैं। मास वास कैंसिल हो जाएंगे एक्चुअली, और एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी ये सिंपल है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तुम लोग को। यस सर आ गया। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों को रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब ए वाला भी रेस्ट पे था बी वाला भी रेस्ट पे था, उनके बीच में डिस्टेंस डी थी। अब ये कब कोलाइड करेंगे, तो आप इसको रिलेटिव मोशन से कर सकते हो आराम से, या फिर चाहो तो विदाउट रिलेटिव मोशन भी किया जा सकता है कि ए और बी इनिशियली डी डिस्टेंस पे हैं, तो इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी होगा, और हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी into t plus half relative acceleration into time का स्क्वायर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब उन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन d, रिलेटिव स्पीड 0 है देखो दोनों रेस्ट पे थे, और रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b into t स्क्वायर। इनफैक्ट इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ऑब्वियसली, अगर आपको कोलाइड करना है, कोलाइड करने के लिए इनमें से कौन ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो नेचुरली जो बॉडी ऊपर है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी ऑब्वियसली, तभी इसको पकड़ पाएंगे। तो इससे आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जिसमें T1 लिखा जा रहा है, तो T1 की वैल्यू आ जाती है इससे सॉल्व करके 2 into d डिवाइडेड बाय म्यू ए माइनस म्यू बी जी, और यहाँ सेक थीटा आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यस सर, यस सर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट अब आता है, ये बार बार कोलाइड होंगे एक्चुअली, ये पहला कोलिजन हुआ इनके बीच में, इसके बाद ये फिर कुछ टाइम बाद फिर से कोलाइड कर जाएंगे, उसके कुछ टाइम बाद ये फिर कोलाइड कर जाएंगे, मतलब एक्चुअली इनका जो कोलिजन है वो एक पीरियोडिक इवेंट। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड क्या होगा इस पीरियोडिक इवेंट का, मतलब कितने कितने इंटरवल पे ये बार बार कोलाइड
सर उस आंसर में डिनोमिनेटर में म्यू बी माइनस म्यू आएगा शायद। हाँ वो ठीक है, वो चेंज कर लो। सेकंड पार्ट पे दिमाग लगाएं थोड़ा सा, बिकॉज क्वेश्चन फंसता यही से जाकर के। तो पहला पार्ट ऑलमोस्ट हमने कोशिश ये की है इस असाइनमेंट में कि एक पार्ट आपका मेंस लेवल तक रखा जाए और दूसरा पार्ट एडवांस लेवल रखा जाए, ताकि दोनों जगह हेल्प हो। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें दोनों का पर्पस पूरा होता है। अब ना इस क्वेश्चन को मैं इनक्लाइंड प्लेन की तरीके से नहीं दिखाऊंगा, मैं डायग्राम में हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपके माइंड में वो इनक्लाइंड प्लेन चलेगा। थोड़ा सा पिक्चर को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे समझते हैं। ब्लॉक ए पीछे था, ब्लॉक बी आगे था, इसने एक्सेलरेट किया ए से, इसने एक्सेलरेट किया ए बी से, डी इनके बीच का डिस्टेंस था, और दोनों ने जाकर के एक टाइम बाद कोलिजन कर दी। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है, फर्स्ट कोलिजन जो हो रहा है इनका। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन की अगर बात करें, जो पहला कोलिजन होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, वो ऑब्वियसली कुछ आगे होगा। ए और बी दोनों से कुछ आगे जाकर के बी एंड ए के बीच में कोलिजन होगी, और ये वो टाइम T1, फर्स्ट कोलिजन का टाइम T1 ये कैलकुलेट हो चुका है। T1 टाइम निकाल चुके हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोलिजन हो रहा होगा तो उस टाइम पर ब्लॉक ए के अंदर कुछ वेलोसिटी होगी और ब्लॉक बी के अंदर भी कुछ वेलोसिटी होगी। अगर हम कोलिजन के जस्ट पहले की बात करें, जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन की बात करिए, तो ब्लॉक ए के पास जो वेलोसिटी और ब्लॉक बी के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम T1, और इसके पास वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम T2। सिंपल काइनेमेटिक्स, बिकॉज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दोनों के पास इनिशियल स्पीड नहीं थी। इनिशियली u इसका भी 0 था, इनिशियली u इसका भी 0 था। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि ये इनकी कोलिजन के जस्ट पहले की स्पीड है, ये T1 होगा। नो सर, ये T1 कोलिजन के जस्ट पहले की ये स्पीड है A और B की। अब कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी, नेचुरल सी बात है। यानी कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ये ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी अब अलग अलग वेलोसिटी पे जाएंगे। तो ए एंड बी में कुछ डिफरेंट वेलोसिटीज आ गई। मान लिया यहाँ v1 वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर v2 वेलोसिटी हो गई। लेकिन एक बात कही है इन्होंने क्वेश्चन में, इलास्टिक कोलिजन है सर उन्होंने इलास्टिक कोलिजन बोला है, तो v1 इस टाइम पे 0 हो जाएगा। चुप बैठो बच्चा, 0 नहीं होगा। आइडेंटिकल मासेस है, हेड ऑन कोलिजन है और इलास्टिक, हेड ऑन इलास्टिक आइडेंटिकल मासेस, वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएंगे। जो बी की वेलोसिटी थी वो ए की हो गई, और जो ए की वेलोसिटी थी वो बी के पास चली गई। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द आइडेंटिकल मासेस इन द परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद भी ब्लॉक ए अपनी उसी एक्सेलरेशन से कंटिन्यू रखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। एक्सेलरेशन तो उतनी ही आएंगी। और एक्चुअल में एक्सेलरेशन कुछ टाइम के लिए बदल जाएंगी। मतलब जिस टाइम पर कोलिजन हो रहा होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में होता है, तो उस मिली सेकेंड्स के इंटरवल में एक्सेलरेशंस में थोड़े से डिफरेंस आएंगे, बिकॉज जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके बीच आपस में नॉर्मल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, बट वो बहुत कम समय के लिए होगी। तो एक्सेलरेशन बहुत कम टाइम के लिए चेंज करेगा, उसको इग्नोर कर दीजिए। बहुत छोटे से टाइम के लिए एक्सेलरेशन में वेरिएशंस आएंगी।
अदरवाइज ये वापस उसी एक्सेलरेशन को रिज्यूम करेंगे जिस एक्सेलरेशन पे कोलिजन से पहले चल रहे थे। जिस एक्सेलरेशन पे कोलिजन से पहले थे, कोलिजन के बाद उसी एक्सेलरेशन को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम सेम चलेगा इनका, फोर्सेस सेम लगेंगे, न्यूट्रल लॉ सेम काम करेगा। ये कुल मिला के कंसेप्ट हुआ। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बार फिर कोलाइड करेंगे जाकर, which means सेकंड कोलिजन स्टार्ट हुआ इनके बीच में। तो फिर ये ए और बी कुछ आगे होंगे, बट प्रॉब्लम देखो, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन दोनों ब्लॉक एक साथ थे और सेकंड कोलिजन के टाइम पर भी दोनों ब्लॉक एक साथ थे। तो इनके बीच कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। यहां पर भी ए और बी एक साथ, यहां पर भी ए और बी एक साथ, मतलब ए वाले के नजर में बी वाले ने तो डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं, या बी की नजर में ए का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बिकॉज जितना ए ने ट्रेवल किया है उतना ही बी ने भी ट्रेवल किया। तो इसका मतलब अब आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी, नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी इज, अब इनके बीच कोलिजन के बाद वाले रिलेटिव वेलोसिटी सर t2 3t1। हाँ अब सही है, अब ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट इज v1 माइनस v2, यानी कि ABT1 माइनस AAT1 जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू, मान लिया दूसरा कोलिजन फर्स्ट कोलिजन के डेल्टा t सेकंड्स बाद होगा, फर्स्ट कोलिजन से डेल्टा t टाइम के बाद दूसरा कोलिजन होगा, इनटू डेल्टा t, ये वो चीज हो गई u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, a ऑफ a माइनस a ऑफ b रिलेटिव एक्सेलरेशन, और इनटू डेल्टा t का स्क्वायर। और एक्चुअल में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको एक अजीब इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस ऑफ t1 आएगी, चेक करके देख लीजिएगा इसको। यस मतलब है ना, तो जितना टाइम आर्ग्यूमेंट्स में टाइम ज्यादा लग रहा है, बट एक्चुअली सोचोगे एक तो ऑनलाइन में है इसलिए भी ज्यादा टाइम लग रहा है, ऑफलाइन बैठते तो आपको टाइम वैसे भी कम लगता है। मतलब फर्स्ट कोलिजन के 2t1 सेकंड्स बाद एक बार और कोलिजन होगी, यानी कि बिगिनिंग से अगर देखा जाए यहां से टाइम जीरो से, तो ये कितना टाइम हुआ? फर्स्ट कोलिजन आपने किया है t1 सेकंड्स में, और अगर यहीं से टाइम का काउंट करते तो सेकंड कोलिजन टोटल कितने टाइम के बाद हो रहा है? 3t1, बिकॉज t1 के बाद पहला कोलिजन होगा और उससे 2t1 के बाद अगला कोलिजन होगा, यानी कि टोटल 3t1। ये फिर कोलाइड करेंगे बिकॉज फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। और आगे के लिए आपकी हिंट है, अगला कोलिजन होगा 5t1 पे, उसका अगला कोलिजन होगा 7t1 पे। ये आप अपने आप प्रूफ कर लेना। और उसका अगला 9 पे नहीं होगा? किसके अगला? 7 फर्स्ट t1, सेकंड 3t1, थर्ड 5t1। पहले थर्ड वाले तक जाओ आप, थर्ड वाला 5t1 बन रहा नहीं बन रहा देखो। इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट अगर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस ब्रेन के ऊपर दे पाओ और ये दिमाग लगाओ कि रिलेटिव स्पीड तो बदली नहीं, तो हर बार डेल्टा टी 2t1 ही आ जाएगा तो हाँ वो प्रूफ करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए मैं तो 2 करके दिखाया, तीसरा वाला अपने आप देखना पड़ेगा। मैंने आंसर बोल दिया 5t1, जरा प्रूफ करना है इसमें टाइम के लेकर। यस सर, तो पैटर्न तो आएगा, तो पैटर्न समझ में आएगा इसका।
हर 2t1 सेकंड्स के बाद एक कोलिजन होगी, बार बार ये कोलाइड करेंगे। और अगर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको वाकई में समझ कुछ आ रहा है, तो एक काम और करा जा सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करिए जरा। कैसा ग्राफ आएगा ए और बी के लिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच। स्टार्ट कर रहे हैं टाइम 0 से, जब दोनों रेस्ट पे थे। t1 सेकंड जब पहला कोलिजन हो रहा है, t1 सेकंड जब पहला कोलिजन हो रहा है, उसके जस्ट पहले ऑब्वियसली ए की स्पीड ज्यादा रही होगी, तभी उसने कोलाइड किया होगा, बिकॉज ए पीछे था। तो जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, ए वाले की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब उसका स्लोप ज्यादा आएगा, और बी वाले की स्पीड कम आएगी, उसका स्लोप कम आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ग्राफ ए ऑब्जेक्ट ए के लिए है, और नीचे येलो कलर से जो ग्राफ है वो बी के लिए है। मतलब ए वाले के लिए हमने कलर ये यूज कर रखा है, और बी वाले के लिए हम येलो कलर यूज कर रहे हैं। और जब t1 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे, t1, तो पहला कोलिजन हुआ। उसके बाद कोलिजन होते ही वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे, मतलब जहां पर ए की वेलोसिटी थी वहां पर बी की वेलोसिटी हो गई, और जहां पर बी की वेलोसिटी थी वहां पर ए की वेलोसिटी आ गई, एक्सचेंज हो गए वेलोसिटीज। यानी अब जो ऑब्जेक्ट बी है, जिसकी वेलोसिटी का ग्राफ ये जा रहा था, उसके अंदर अचानक से एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, और वो इस पॉइंट से यहां पर पहुंच जाएगा, और ऑब्जेक्ट ए जिसका ग्राफ ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि पॉइंट्स ऊपर नीचे शिफ्ट क्यों करेंगे? यस सर। यस सर। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ पहले वाले ग्राफ के पैरेलल चलेगा, और ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ पहले वाली ग्राफ के पैरेलल चलेगा। ये क्यों कह रहा हूं आपसे, दोनों पैरेलल ग्राफ्स क्यों होंगे? एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि वो अभी भी उसी एक्सेलरेशन पे चल रहा है जिस एक्सेलरेशन पे पहले चल रहे थे, तो उनकी वेलोसिटी के ग्राफ के स्लोप चेंज नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग से 3t1 के बाद एक बार और कोलिजन होगी, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, फिर इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर ये पिंक कलर वाला ग्राफ वापस यहां आ गया, और येलो कलर ग्राफ वापस नीचे आ गया, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर ये इसके पैरेलल ग्राफ ऐसे चलेगा। ये जितने भी पिंक कलर के ग्राफ्स हैं वो सब पैरेलल लाइंस हैं, और जितने येलो कलर के ग्राफ देख रहे हो आप, ये भी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। और ये फिर से 5t1 पे कोलाइड करके फिर एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी आएगी, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा इसमें। क्या क्लियर है ग्राफ मेकिंग? यस सर। ग्राफ मेकिंग क्लियर है सभी को? यस सर। क्वेश्चन 5 काफी लेंदी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। इस प्रॉब्लम को करना जरूर फिर से एक बार, मैं बोलूँ जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिर्फ इस नजर से देखते हो कि यार इसका आंसर बड़ा आ रहा है, उसके अंदर के जो स्टेप्स होते हैं वो अपने आप में न जाने कितने क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं।
क्वेश्चन पढ़ चुके हो इसको? पढ़ो लो वैसे पढ़ो लो। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए जी, तो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी वो सब बोर्ड पे लिख दिया है कि ये दो एडियाबैटिक ग्राफ है, यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर है, और सीपी बाय सीवी गामा है। पहला वाला पार्ट, पॉइंट ए सी डी पर कितने कितने टेम्परेचर आएंगे। अगर पॉइंट बी का टेम्परेचर टी नॉट है तो ए पर कितना होगा, डी पर कितना होगा और पॉइंट सी पर कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन वैसे तो सर टी नॉट अपॉन 2 की पावर गामा -1। हाँ, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उनमें हमें सबको पता है कि टेम्परेचर एंड टू दी वॉल्यूम टू दी पावर गामा -1 इज कांस्टेंट है। इसके बारे में आइडिया? यस सर। Yes, sir. ए और बी के बीच में ये रिलेशन लगा सकते हो कि टेम्परेचर एट बी एंड वॉल्यूम एट बी टू दी पावर गामा -1 शुड बी टेम्परेचर एट ए एंड वॉल्यूम एट ए टू दी पावर गामा -1। और बी का टेम्परेचर दे रखा है टी नॉट, वॉल्यूम एट बी इज वी नॉट, टेम्परेचर एट ए फाइंड करना है, वॉल्यूम एट ए 2 वी नॉट है, और इससे टेम्परेचर एट ए आ जाएगा, पॉइंट ए का टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद बी और सी के टेम्परेचर रिलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पर, और आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो प्रोसेस बी टू सी में प्रेशर एट बी अपॉन टेम्परेचर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी अपॉन टेम्परेचर एट सी। बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से भी निकल जाएगा। फिर जब सी पॉइंट का टेम्परेचर आ जाएगा तो सी और डी के बीच में फिर से एडियाबैटिक कंडीशन, सी और डी के बीच एडियाबैटिक कंडीशन लगाओगे, टेम्परेचर एट सी एंड वॉल्यूम एट सी टू दी पावर गामा -1 बराबर टेम्परेचर एट डी एंड वॉल्यूम एट डी टू दी पावर गामा -1। तो पहले ए का टेम्परेचर आएगा, यहां से पॉइंट सी का टेम्परेचर आएगा, फिर पॉइंट डी का टेम्परेचर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर ए और डी पॉइंट्स पर निकालने हैं। ये इन दो पॉइंट्स के प्रेशर कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो भी आसान है। पॉइंट ए और पॉइंट डी का प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। तो एडियाबैटिक में एक और काम कर सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम टू दी पावर गामा को कांस्टेंट कर सकते हो, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट करके ए और बी के बीच में, तो पॉइंट ए का प्रेशर निकाल सकते हैं। तो प्रेशर एट ए, वॉल्यूम एट ए इज 2 वी नॉट टू दी पावर गामा, प्रेशर एट बी एंड वॉल्यूम एट बी वी नॉट टू दी पावर गामा। इससे प्रेशर एट ए तो आ जाएगा। प्रेशर एट डी कैसे आएगा? पॉइंट डी का प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करें? सी और डी में लगा दें। क्या चीज? यही पीवी की पावर गामा। ठीक है। सो प्रेशर एट पॉइंट सी विच इज 2 पी नॉट, प्रेशर एट सी इज 2 पी नॉट, वॉल्यूम एट पॉइंट सी इज वी नॉट टू दी पावर गामा, प्रेशर एट डी एंड वॉल्यूम 2 वी नॉट टू दी पावर गामा। ठीक है, ये तो पहला पार्ट तो बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से ये वैसे कर लिया जाएगा, अगर आप ध्यान से करो तो सेकंड पार्ट आराम से। टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, टोटल वर्क डन एंड एफिशिएंसी। अलग अलग प्रोसेस का बताना। डेल्टा क्यू कौन से दो प्रोसेस में जीरो आएंगे यार?
डेल्टा क्यू अगर हम सी से कैलकुलेट बी करते हैं, और डी से ए बी और सी डी के जीरो आएंगे ना एडियाबैटिक प्रोसेस में। यस सर मैं आपको सर वो वर्क डन बता रहा था। नहीं वो अच्छा, डेल्टा क्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर प्रोसेस है बी टू सी में, और डेल्टा क्यू निकाल सकते हो प्रोसेस है डी टू ए में। दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस हैं, तो Yes, ये sir. CV डेल्टा टी होगा और ये भी NCV डेल्टा टी, बिकॉज प्रोसेस आइसोकोरिक है NCV, और डेल्टा टी भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर एट C माइनस टेम्परेचर एट B, और यहाँ पर टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट D, और ये सारे टेम्परेचर पार्ट 1 में निकाले जा सकते हैं। पहले पार्ट में ये सारे टेम्परेचर कैलकुलेटेड है, तो दोनों का हीट निकाला जा सकता है। और टोटल हीट एब्जॉर्ब का मतलब हो जाएगा, इनका नेट कर दीजिए, मतलब इन दोनों को ऐड करें, उससे टोटल हीट आ जाएगी। सॉरी, डेल्टा क्यू BC एंड डेल्टा क्यू DA, और जो टोटल हीट आएगी ना वही टोटल वर्क डन भी होगा। जितनी टोटल हीट है उतना ही टोटल वर्क है, बिकॉज प्रोसेस साइक्लिक है, डेल्टा U 0 होता है इसमें, तो टोटल वर्क इज सेम एज द टोटल हीट। ये चीज डेल्टा W भी है। और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे इसकी? एफिशिएंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एफिशिएंसी में? सर हीट अब्सॉर्ब्ड अपॉन हीट रिलीज्ड। ये नहीं होता है। वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाइड। मतलब हाँ, टोटल हीट डिवाइडेड बाय वो वाली हीट जो पॉजिटिव आ रही है, और इनमें पॉजिटिव हीट कौन सी होगी ये देखना पड़ेगा। पॉजिटिव हीट कौन सी है इसमें? तो पॉइंट C का टेम्परेचर B से ज्यादा है एक्चुअली, तो ये वाली हीट पॉजिटिव है, लेकिन D और A में A पॉइंट का टेम्परेचर कम है, D पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये नेगेटिव हीट है। मतलब यहाँ पर हीट गिवन टू सिस्टम है और यहाँ पर हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, गिवन टू सिस्टम रिलीज्ड बाय सिस्टम। तो न्यूमरेटर में इनका टोटल आएगा, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी ये न्यूमरेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर में डेल्टा क्यू BC सिर्फ, मतलब कुल मिलाकर के एफिशिएंसी आएगा QBC प्लस QDA, और डिनोमिनेटर में सिर्फ QBC जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला गलत बोल दे रहे हो। सर एक कार्नोट वाला है ना? कार्नोट नहीं है, कार्नोट में भी ऐसे ही काम करते हैं, बट ये ऑटो साइकिल है। ये क्या आपने लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस नहीं किया क्या एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला, टोटल हीट अपॉन पॉजिटिव हीट? है जी, नहीं नहीं हुआ डिस्कस क्लास 11th में? बता दो फिर वो देख ले। हुआ है सर। फिर 300 आउट ऑफ 300 मेंस में भी लाना है ना, तो उसके लिए तो ये जुबान पे होनी चाहिए बिल्कुल। कोई स्कोप नहीं है कि आप इन फॉर्मूले में कोई भी गलती कर पाओ, पॉसिबल नहीं है, मतलब अब वो चांस नहीं ले सकते। सिक्स्थ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो।
और बताओ क्या करना चाहिए इसमें। पढ़े या नहीं पढ़े अभी तक? यस सर। मतलब क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ गए क्या हुआ यहाँ पर? सोल्यूशन नहीं मांग रहे, सिर्फ ये Yes. कि प्रॉब्लम की रीडिंग हो गई हो। यस। हाँ, तो इसमें ये सब कुछ लिखा है क्वेश्चन में। ये एक मोटा रॉड है, इसमें दो पतले पतले वायर्स भी हैं। वो कौन से हैं, कहाँ पर है वो वायर डायग्राम के अंदर? एक्स और वाई। एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, तो ये वायर है, ध्यान रखना है। ये वायर है और ये एक मेटालिक रॉड है। जिसको कुछ ओमेगा दिया होगा यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी, जिसकी वजह से ये वायर रोटेट करना स्टार्ट कर गया। लेकिन जब ये वर्टिकल होता है तो ये स्टॉप हो जाता है। कि हम लोग नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जब ये वाई एक्सिस पे जाता है तो स्टॉप हो जाता है। और ये सब कुछ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, सो ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, रेजिस्टेंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। बताओ, जिसको भी अगर डिस्कस करना चाह रहे हो बताओ क्या करना चाहिए इसमें, कौन सा क्वेश्चन लेना है। एटलीस्ट ये स्ट्राइक कर गया कि कौन सा चैप्टर यूज हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। फ्लक्स फ्लक्स के तो हाँ ठीक है, ठीक है। कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ, लेंज लॉ के ऊपर, फैराडेज लॉ के ऊपर। इसमें अगर हमको सोचना होगा तो हम लोग ऐसे सोचेंगे ना कि पहले तो आप ये सोचोगे कि ओमेगा स्टॉप क्यों होगा यहाँ पर, मतलब ऐसा क्या हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई, मतलब ये स्टॉप हो गया है ना। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि इसका ओमेगा रिड्यूस कर गया और वो 0 पे आ गया। और प्रॉब्लम्स को मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स आया, फोर्स से टॉर्क। देखो, पिछली क्लास आप लोगों ने की थी तो हमने एक बात और कही थी कि ज्यादातर क्वेश्चंस में आपने सोचा सही है, लेकिन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को दो तरीके से देख सकते हो, एक फोर्स और टॉर्क वाले मेथड्स के थ्रू, और एक हमने और कहा था कि प्रॉब्लम को एनर्जी के एंगल से भी सोचा करो हमेशा, कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी इस केस में। हाँ, ये आपसे, हाँ तब भी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली जनरेटर्स के बारे में बात करता है, और जनरेटर का मतलब कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सीधा सा रूल है। एक ऐसा ही क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने ऑफलाइन में।
तो किसी भी इंस्टेंट पर एनर्जी अप्रोच लगा रहे एट एनी इंस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा होगा उसी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होगा। ध्यान देना, एक पिछली क्लास का क्वेश्चन था जिसमें एक रिंग था, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 64 डिग्री एंगल नीचे दिया था मैंने, तब भी यही कंसेप्ट यूज किया था। सर इसमें ओमेगा कैसे पता चलेगा किस एक्सिस पे? अब ये तो देखो बॉडी फ्री है ना, जो बॉडी फ्री होती है तो उसका ओमेगा आप दो तरीके से देख सकते हो। एक्चुअली ये रोटेशनल मोशन हो रहा है या कंबाइंड मोशन हो रहा है, ये देखो आप, कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करके देखा जाए, या एक और कंसेप्ट होता है जिसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगा। हाँ, तो इस रॉड के मोशन को पहले तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, बिकॉज जब तक रॉड के मोशन को डिस्क्राइब नहीं करोगे तब तक उसका काइनेटिक एनर्जी का प्रॉपर फॉर्मूला नहीं आएगा। बिकॉज अगर ट्रांसलेशन होगा तो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, रोटेशन होगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, दोनों होंगे तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो पहले तो ये पता किया जाए कि रॉड का मोशन क्या है, तो रॉड एक कंबाइंड मोशन में है। और जितने भी कंबाइंड मोशंस होते हैं, मतलब जहां रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहे होते हैं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAR, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो सकता है कई लोगों को यही कंसेप्ट ना पता हो। इसका जो d/dt है वो चीज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि I स्क्वायर, अब यहाँ छोटा i लिख लेते हैं, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये किसी भी जनरल टाइम t पर होगा, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए इक्वेशन बनेगी। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ओरिजिन, अब ये बता रहे हैं आपको कि इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या। पहले बात इंस्टेंट, पहले यहां तक सोचो, अदरवाइज ये अलग कंसेप्ट है, अगर इसको यही पर मिला देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले आपको यहां तक समझना होगा। अब इसके बाद ये एक अलग कंसेप्ट हो गया कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हाउ टू फाइंड इट। होता क्या है ये चीज, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है एक्सिस अबाउट विच a general combined motion appears as rotational motion। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं। इस प्रॉब्लम पर अभी बाद में आ जाएंगे फिर से एक बार। जैसे रोलिंग के केस में, रोलिंग के केस में ये कहा जाता है कि अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चल रहा हो, vc से, और ये ओमेगा से रोटेट करे, इसमें ओमेगा बराबर vc बाई r, तो इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोल देते हो कि यहाँ पर रोलिंग हो रही है बिना स्लिपिंग। और इस केस में इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है एट दिस बॉटम पॉइंट, बताएगा कोई सबसे नीचे वाले पॉइंट पर क्या वेलोसिटी आती है? जीरो। बॉटम पॉइंट जीरो आएगा, एट दिस बॉटम पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये आपके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसका क्या मतलब हुआ
कि ये जो रोलिंग मोशन है ये इक्विवेलेंट है, रोलिंग मोशन इज इक्विवेलेंट एज इफ ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट दिस बॉटम पॉइंट विदाउट एनी ट्रांसलेशन। देखिए, जब आप रोटेशन इसका सेंटर पॉइंट के अबाउट कंसिडर करते हो तो आपको यह भी कहना पड़ता है कि सेंटर ट्रांसलेट हो रहा है। जनरल मोशन में बॉडी का रोटेशन है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंसिडर करेंगे तो हमें साथ में सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके रोटेशन बॉटम पॉइंट के अबाउट कंसिडर कर ले तो यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आपको विदाउट ट्रांसलेशन कह सकते हो। मतलब यहां पर ओनली रोटेशन, और यहां पर कह रहे हैं इसमें रोटेशन भी है और प्लस ट्रांसलेशन भी है। यहां रोटेशन दिखाया जा रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहां रोटेशन दिखाया जा रहा है अबाउट बॉटम पॉइंट, जिसको कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। और दोनों इक्विवेलेंट, मतलब आंसर से एक ही आएंगे हमारे। कैसे? यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे निकालते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी आएगी, तो प्रोसेस कहता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर दो वेलोसिटीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पर दो मोशंस हो रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है और रोटेशन हो रहा है। v प्लस तो ट्रांसलेशन की वजह से vc और रोटेशन की वजह से r ओमेगा, और ये टोटल वैल्यू डबल हो जाती है, मतलब कि 2r ओमेगा हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट इज रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी बाय द ट्रांसलेशन एंड वेलोसिटी बाय द रोटेशन, 2r ओमेगा। यहां पर अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो हम कहेंगे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस बॉटम पॉइंट के अबाउट रोटेशन की वजह से आ रही है। ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट बॉटम के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो बॉटम से इसका डिस्टेंस है 2r, और इसलिए हम सिर्फ r ओमेगा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जिसमें 2r इसका डिस्टेंस हुआ फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दोनों सेम आंसर देंगे आपको। यहां पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होगी तो फिर एक काम करोगे, आप इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी दिखाओगे, एक वेलोसिटी ट्रांसलेट करने की वजह से vc, एक वेलोसिटी रोटेट करने की वजह से r ओमेगा, और फिर हमें इनका रिजल्टेंट देना पड़ता है कि टोटल वेलोसिटी ये आएगी अंडर रूट ऑफ vc स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर, जो कि बेसिकली √2 r ओमेगा आएगा, बिकॉज vc बराबर r ओमेगा है। मुझे यहां पर अगर वेलोसिटी निकालना होता है इस पॉइंट की, तो मैं सिर्फ एक काम कहता, बॉटम पॉइंट पर रोटेशन हो रही है तो बॉटम से इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो √2r है, एंड डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विल डायरेक्टली गिव द वेलोसिटी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? यस सर। yes sir यस सर। कि मोशन को ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में कंबाइंड करके देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, तो हम उस चीज को ये कह देते हैं कि चलो सेंटर पे रोटेशन नहीं हो रही है, रोटेशन बॉटम पॉइंट पे हो रही है। ऐसा करने से आपको ट्रांसलेटरी मोशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके सारे आंसर्स आते हैं। इवन अगर आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती तो हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से आएगी और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से आएगी, बट यहाँ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होगी और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेट करने की वजह से, बिकॉज ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा है यहाँ।
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से, बट रोटेशन का एक्सेस अलग है, वो बॉटम से है, जिसको कि IAR कह रहे हैं। तो ये हाफ यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, जिसको कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जा रहा है। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस r और साथ में ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों सेम आंसर से, बिकॉज VC इज r ओमेगा, VC इक्वल टू r ओमेगा जब रखोगे ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये और ये सिमिलर एक्सप्रेशन। बोलो भाई अगर ये चीजें क्लियर हो। यस हो गया सर। इतनी आसानी से होगा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किसी कंबाइंड मोशन में, कंबाइंड मोशन का मतलब होता है जहां पर ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रही है। इसके दो ऑप्शंस हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके से डील करते हैं। कंबाइंड मोशन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है और एक ऑल्टरनेटिव और हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों से सेम आंसर आएंगे, रोलिंग में करके भी दिखा दिया, दोनों से आंसर एक ही आते हैं। रोलिंग में इसके पहले मैंने इनको डिस्कस इतना नहीं किया, इसको इतना वेटेज नहीं दिया गया, बिकॉज यहां से भी कोई बहुत टफ नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो रहा हो, आसानी से इससे आंसर आ जाता है, तो अननेसेसरली नए कंसेप्ट पे जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब मुद्दा ये आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होता है, ये कैसे मालूम किया जाए। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन से पॉइंट पर होता है, ये पता कैसे किया जाएगा भाई। तो रोलिंग के केस में तो बॉटम पॉइंट होता है, बट वैसे इन जनरल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता कैसे लगाओगे? सर जो ट्रांसलेशन वाला वेलोसिटी वेक्टर होगा और जो रोटेशनल वाला जो ओमेगा वेक्टर होगा, मतलब जो डायरेक्शन देगा वेलोसिटी की, उन दोनों को सर जहाँ इक्वेट करेंगे और जो जिस जिस पॉइंट पे वो कांस्टेंट आएगा वो एक एक्सिस बनाएगा और उसी एक्सिस में वो आएगी इंस्टेंटेनियस। ठीक सर कोई भी दो पॉइंट्स, हाँ बोलो, मतलब जिनकी मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये ज्यादा एक्यूरेट है। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पहले समझो। एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम में आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर जाए। और जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना, कोई बॉडी अगर सिर्फ रोटेट करे, मान यहाँ पर कोई एक्सिस है और बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, तो आप उस बॉडी में कोई भी पॉइंट चूज कर लो, कोई भी पॉइंट P, उस पॉइंट P की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P, वो उस पॉइंट और एक्सिस को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट और एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके साथ 90 डिग्री एंगल पे ही मिलेगा। क्योंकि जब कोई बॉडी सिर्फ रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल सर्कल्स बनाते हैं, और ऐसे में वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ और एक्सिस और पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री के एंगल पर। ये गोल्डन सा सिंपल सा रूल है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड एक्सिस।
पार्टिकल और एक्सिस को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही होगी तो। अब अगर हम एक रैंडम सा प्रोसेस लें, एक रैंडम सी बॉडी है कोई रेगुलर या इरेगुलर शेप की, और मुझे उस बॉडी के किसी 2 पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, एक रैंडम सी बॉडी और उसके अंदर 2 पॉइंट्स जिनके वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है मुझे। सपोज ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ये है। प्रोसेस समझना है। क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा एक कुछ और कंसेप्ट भी साथ में काम आएंगे। सो एक बॉडी जो कि कंबाइंड मोशन में है, मतलब कि ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल दोनों मोशंस में है, और उस बॉडी के अंदर कोई ऐसे 2 पॉइंट्स जिनके वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पता है, एडवांस में पता है, पहले से पता है कि ये 2 डायरेक्शंस हैं, और मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है। तो तरीका क्या है? दोनों की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइंस बनाएं, दोनों की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब ये जो v1 और v2 हम देख रहे हैं, इन दोनों के वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस हैं उनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइंस जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होंगी इसको आप नाम दोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये हम कोई नया कंसेप्ट नहीं ला रहे हैं। आप इमेजिन करो ना, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, उसका कोई एक्सिस है और आप उसमें रैंडमली कोई 2 पॉइंट चूज कर लो, 1 और 2। एक्सिस को 1 से जब मिलाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी 1 की आएगी, और एक्सिस से 2 को मिलाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी 2 की आएगी। तो एक्सिस कहां पर है? v1 के परपेंडिकुलर एक लाइन और v2 के परपेंडिकुलर एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। v1 के परपेंडिकुलर लाइन, v2 के परपेंडिकुलर लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा एक्सिस बनता है। और यही कंसेप्ट यहाँ यूज कर लो कि v1 का परपेंडिकुलर, v2 का परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन जहां पे होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिसका मतलब ये होगा कि ये पूरी बॉडी इंस्टेंटेनियसली इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती हुई मानी जा सकती है। इंस्टेंटेनियसली हम ये मान सकते हैं कि ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब कोई ट्रांसलेशन नहीं मानेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सिस जब यूज किया जा रहा है तो मोशन विदाउट ट्रांसलेशन होगा, सिर्फ रोटेशन होगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस क्लियर हुआ? वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स। अब रॉड के केस में आइए। अगर कोई रॉड है, मान लो वो स्लाइड कर रहा हो, ये उसका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनमें से कोई ऐसे 2 पॉइंट्स आपको पता है जिनके वेलोसिटी का डायरेक्शन पता हो आपको कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ये आपसे ये कहा जा रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और पॉइंट ए नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं।
क्या मुझे ए पता और है बी के बारे में पता है सर? क्या पता है? पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सर डाउनवर्ड्स और बी का लेफ्ट डाउनवर्ड। राइट। राइट। तो आप क्या करो, इन दोनों के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाओ। तो वी ए का परपेंडिकुलर, वी बी का परपेंडिकुलर, और ये दोनों परपेंडिकुलर जहां कट कर रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुझे इसकी जरूरत क्या है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या जरूरत है मुझे? क्यों करें हम इसे? पर अपनी सारा काम हम लोग कर क्यों रहे हैं? मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकालना, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है मुझे? क्वेश्चन जल्दी हो जा रहे सर। देखते हैं, पता नहीं जल्दी होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। देखिए, आपको पॉइंट बी का वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज करो पॉइंट बी की वेलोसिटी दी गई है, पॉइंट ए की वेलोसिटी अननोन है, ओमेगा अननोन है, लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है। क्या इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? आंसर है कि हाँ, निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन कहता है हाफ मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, और एक ऑप्शन कहता है इट इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे ऑप्शन है। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट का सीधा सीधा एडवांटेज मिलता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में आपको फायदा मिल सकता है, थोड़ा टाइम कम लगेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट मेथड को लगाना चाहूंगा तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यही अपने आप में एक चैलेंज है। मुझे तो सिर्फ पॉइंट बी की वेलोसिटी पता है ना तो ए पॉइंट की वेलोसिटी पता है, न सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है। हालांकि निकाल सब सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी पे है निकाल सकते हैं। वीबी का रॉड कह रहा हूँ। हाँ, और ओमेगा भी नहीं पता है, ओमेगा ओमेगा सब निकल सकता है, लेकिन बात वही है कि टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड मेथड लगाते हैं तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान है। कैसे? सेकंड अप्रोच में देखिएगा, हाफ, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। ये एक वर्चुअल एक्सिस है, यानी कि यहां पर कोई एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक्सिस है और यहां पर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो तो आप ml स्क्वायर बाई 12 कह सकते हैं, इसके खुद के सेंटर के अबाउट। लेकिन हमारी कैलकुलेशन IAR पे हो रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए प्लस m इनटू ये डिस्टेंस चाहिए होगी L sin थीटा cos थीटा, ये डिस्टेंस L/2 आएगा। ये सर L/2 मतलब ये कुल मिलाकर के L yes sir, स्क्वायर L sin थीटा बाय, हाँ, ये पूरा L स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा ना, ये L स्क्वायर बाई 4 होगा। ये आपको देखना है कि ये L स्क्वायर बाई 4 कैसे आएगा। स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस इज L स्क्वायर बाई 4। और सीधा है, ये डिस्टेंस आपका L साइन थीटा है, ये डिस्टेंस L कॉस थीटा है। बोलो बच्चा, सही है, आगे बढ़ जाए। यस। तो आंसर क्या बन गया? सीधा सीधा ml स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बट ओमेगा क्या है, ओमेगा तो पता ही नहीं अभी, ओमेगा भी आ जाएगा। जब ये बॉडी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिर्फ रोटेट कर रही है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी r इंटू ओमेगा होनी चाहिए, बिकॉज जब कोई बॉडी सिर्फ रोटेट करे तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट बॉडी इक्वल्स टू r ओमेगा, जिसमें r उस पॉइंट का और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा b वाला पॉइंट b इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हुआ, तो पॉइंट b और एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L sin थीटा। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस L sin थीटा इनटू ओमेगा, ये वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट यानी कि v नॉट है। सो ओमेगा हमारा आ गया v नॉट डिवाइडेड बाई L sin थीटा। ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो ओमेगा की वैल्यू। हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से बहुत बाहर आ गए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सो ओमेगा आ गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ सकता है। हाँ, सब आ जाएगा। ये तो मैं आपको IAR के थ्रू करके दिखा दे रहा हूँ, बट मैं वैसे भी दिखा देता, आपको अलग से भी आ जाएगा आंसर ही। फिलहाल अभी के लिए आप ये आंसर याद रखें कि ये जो रॉड है जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कांटेक्ट में स्लाइड कर रहा है, दोनों एक्सिस के कांटेक्ट में स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला ध्यान करिए, क्योंकि हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसकी जरूरत है। हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए वहां पर, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला चाहिए वहां, ml स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा रोटेशनल मैकेनिक्स के एक और कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, वो सिर्फ डराने के लिए है। भाई हमारा ये पॉइंट v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसका पता नहीं, ओमेगा कितना है पता नहीं, लेकिन सब निकाल लूंगा। आप पॉइंट बी का ये डिस्टेंस मान लीजिए x और पॉइंट ए जो है मान लिया y डिस्टेंस पे, लेंथ l है। क्या रिलेशन है x और l के बीच में? x l और थीटा के बीच का रिलेशन निकालेंगे, सीधा सा रिलेशन, x इक्वल टू l cos थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt इज l कांस्टेंट है, cos थीटा डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन थीटा एंड d थीटा बाई dt, एंड dx बाई dt पॉइंट b की वेलोसिटी माइनस l साइन थीटा और d थीटा बाई dt इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बट इसके आगे माइनस लगाएंगे इसलिए क्योंकि थीटा की वैल्यू टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंगल कम होगा, d थीटा बाई dt नेगेटिव वैल्यू होगी। ओमेगा तो इससे भी आ जाता मेरा बिना इंस्टेंटेनियस एक्सिस के। मतलब अगर ओमेगा निकालना था तो जबरदस्ती इसको डिफिकल्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा v नॉट बाई l sin थीटा बन रहा है। और अगर मुझे पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है, मुझे पॉइंट ए की वेलोसिटी चाहिए, मतलब कि dy बाई dt चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब dy बाई dt और dy बाई dt का मतलब d बाई dt ऑफ y इज l sin थीटा। तो ये तो l cos थीटा इंटू d थीटा बाई dt है। So it is L cos थीटा और d थीटा बाई dt का मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो ऑलरेडी v नॉट डिवाइडेड बाई L sin थीटा निकाल चुके हैं। तो ये v नॉट cot थीटा आ जाएगा, तो v नॉट cot थीटा। जिसका एक और तरीका है,
तरीके पता नहीं कितने हैं इसको। एक तरीका ये भी होता है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी का रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा और पॉइंट बी की वेलोसिटी का रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट इक्वेट किए जाते हैं कई बार। यहां तक ठीक है भाई? यस सर। यस यस अब एक और चीज देखिए, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए वो भी आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनेगा बताइए? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के बीच क्या रिलेशन चल रहा होगा? पॉइंट बी की एक्स कोऑर्डिनेट में और सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या रिलेशन आएगा? मिड पॉइंट है, ये ध्यान देना, मिड पॉइंट, और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट बन जाएगा। आप तो डेरिवेटिव कर दो, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो हाफ टाइम्स पॉइंट बी की वेलोसिटी, और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हाफ टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हाफ टाइम्स पॉइंट ए की वेलोसिटी, और पॉइंट ए की वेलोसिटी वी नॉट कॉट थीटा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसमें। ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। और अब हम काइनेटिक एनर्जी के पहले मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें कहा जाता है हाफ m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ i सेंटर ऑफ मास ओमेगा का स्क्वायर। हाफ m सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई 4 कॉट स्क्वायर थीटा। और प्लस हाफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से v नॉट स्क्वायर बाई 4 को जरा बाहर लीजिए, तो ये m v नॉट स्क्वायर अपॉन 8 और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी कोई वैल्यू होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी चीज हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा। और v नॉट कॉसेक थीटा, v नॉट कॉसेक थीटा ओमेगा इंटू एल है। v नॉट कॉसेक थीटा ओमेगा इंटू एल, सो v नॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इस रिलेशन से v नॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो फाइनली यहां पर टर्म आ जाएगी m बाई 8 ओमेगा स्क्वायर, और अब m बाई 8 ओमेगा स्क्वायर और m बाई 24 मतलब 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24। यस सर सेम। यस सर सेम आ जाएगा m बाई 6। तो वो तो आना ही था सेम भाई, इसमें कोई, ये इसका आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। बट आपको खुद लग रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जितना लंबा प्रोसेस हो गया ये, इससे कहीं छोटा प्रोसेस था आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला। बट एनर्जी के अलावा बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
वापस आए यार, क्वेश्चन कंप्लीट करना है, टाइम भी हो रहा है, इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया। तो इसका यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम में वापस आइए भैया। हमारे क्वेश्चन में यहां पर एक रॉड था, ओमेगा वेलोसिटी थी इसकी स्टार्टिंग में, और ये एंगल थीटा मान लेते, ये एल लेंथ थी, मैग्नेटिक फील्ड बी था, और हमने अपनी इक्वेशन ये लिखी थी, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आई स्क्वायर आर। हमारी ये इक्वेशन तैयार थी। जो क्वेश्चन में वापस आई है कि जिस रेट पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसी रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ये सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है जनरेटर्स का, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, और वो माइनस लगाने का पर्पस ये है सिर्फ कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर देंगे यहाँ पर। सो माइनस, अब जिनको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता था वो डायरेक्टली इसके बाद यहां आ जाएंगे। ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहां पर करंट कितना होगा? एक्चुअली ये जो आई स्क्वायर आर है, इसको आप एक और काम कर सकते हो, इसको ईएमएफ स्क्वायर अपन आर भी कर सकते हैं ना। आई स्क्वायर आर इज सेम एज ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। बट अब यहाँ पर ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होगा? तो ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ द फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। यहाँ लूप कौन सा है? तो ये आपका मेटेलिक वायर था, साथ में ये भी एक वायर है और ये भी एक वायर है, तो ये आपका पूरा लूप बन रहा है। ये ट्रायंगल लूप बनेगा, बिकॉज लूप इज अ क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होगी। तो करंट इस मेटल में जाएगी, इस मेटल में जाएगी, इस मेटल में जाएगी। ये ट्रायंगल हमारा लूप है। एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर ये लेंथ एल है और ये थीटा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे हिसाब से जो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बनेगा वो हाफ एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा, यानी कि बाई 4 एल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 4 sin 2 थीटा। ये इसका एरिया बन रहा है। बाकी लोग थोड़ा सा देख लेना। एंड हम क्विकली इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ बी एल स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा इंटू ओमेगा। चेक कर लो भाई इसको एक बार। यस सर। सो ईएमएफ का स्क्वायर यहाँ रखना है, ईएमएफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एल 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओमेगा स्क्वायर और बाई 4, और ये आर, तो एक 4 आ जाएगा नीचे, एक ओमेगा यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यस। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें टाइम तो चाहिए नहीं। तो जो डी ओमेगा बाई डी टी है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको आप ये भी कह सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को हम ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा भी तो कर सकते हैं। सेम ही चीज होती है। डी ओमेगा बाई डी टी सेम एज ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, दोनों ही अल्फा है।
इससे मेरा एक और ओमेगा चला गया, डी ओमेगा बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, इधर 3 4 एम आर सही है भाई, मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा सब सही चल रहा है। माइनस के साथ में देख लेना कुछ नंबर छूट गया हो तो। अगर अब इधर इंटीग्रेट करेंगे इधर इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट और बाद में ओमेगा 0 स्टॉप हो रही है बॉडी, इनिशियल ओमेगा से 0 ओमेगा, और थीटा हमारा 0 से 90 जा रहा है क्योंकि रॉड पूरा 90 डिग्री टर्न कर गई। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3-4 लाइनों का था, जो 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा डिस्कशन हुआ वो सिर्फ इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हमने आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कस किया था आपसे। सिर्फ ये मतलब 1/6 का टर्म, ये इसकी प्रूविंग के लिए हमारा 15-20 मिनट 25 मिनट खराब हो गया। अदरवाइज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लेंज लॉ, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका इंटीग्रेशन देख लो कितना आएगा। सर 3 पाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 32 m। हाँ जी बच्चा, 32 नहीं आएगा यार इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है सर, ये 3/16 आ रहा है। मतलब ये शायद पाई आ जाएगा इसमें, इसका आंसर पाई बाय 4। हाँ ये, हाँ मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 आ रहा है। जैसा आंसर मेरे पास है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू पाई बाय 4 आनी चाहिए, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। यस अब ये देखो प्रथम जी, लास्ट मोमेंट पे जा करके अगर ऐसे होगा ना, मतलब यस सर, आने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हो आप, 3 छोड़ देते हो या 4 छूट जाता है ना, ये तो खैर डिजास्टर है कि सब कुछ करके भी हमें -1 मिल रहा है। एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स में। चलिए इतना ही रख पाएंगे, टाइम ओवर हो गया आज का।